नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आज बात करेंगे व्यापम द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह पर स्थित है? तो जो भोपाल का पहला सिंचाई टैंक है पलकमती, वो रायसेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखते हैं आगे। किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप सेमीफाइनल की मेनबाजी करने के लिए चुना गया था? तो ये आपको कोलकाता को इसकी मेनबाजी के लिए चुना गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे। निम्न शहरों में से किसने 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेनबाजी की थी? ये यहाँ पर एशियाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी मेनबाजी की थी गुवाहाटी ने। किसने? गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है भारतीय संग्रहालय। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता में स्थित है। इसका निर्माण 1814 में किया गया था। यहाँ पर जीवाश्म, प्राचीन सिक्के, पत्थर, कामदार कलाकृति, उल्कापिंड आदि महत्वपूर्ण चीजें रखी गई है भारतीय संग्रहालय में। ठीक है, चलिए। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट हो जाएगा। अगरतला भारत का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे है, जो मुंबई और चेन्नई के लोगों के बाद इसको दिया गया है। तो कौन सा नंबर का है? 3rd नंबर का। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा होशंगाबाद में है? तो आपका बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य देश का पहला वो पुराना वन अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा रेंज की तलहटी में मौजूद है। यह केवल वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 518 वर्ग किलोमीटर का है। यह हो गया बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध शुरू हुआ था? तो डोकलाम सीमा पर इनके बीच विवाद होता है, भारत और चीन के बीच। डोकलाम कहां पर स्थित है? तो ये देख लीजिए, इस मैप में मैं आपको दिखाता हूं। सिक्किम और भूटान के मध्य ऊपर से आ रहा है चीन। इस जगह पर डोकलाम स्थित है। यहां पर भारत और चीन के मध्य विवाद है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आया था 1993 में। ठीक है, और 25 जनवरी 1994 से इसे लागू कर दिया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चिस्ता नदी यहाँ पर है, इसके साथ जल मार्ग में दोनों देशों ने समझौता किया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पता है हमको, बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। जम्मू और कश्मीर का संविधान को लागू हुआ था। तो जम्मू और कश्मीर का संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था, जो अब यहाँ पर नहीं रहा, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, जलाभिषेक अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेशव्यापी जलाभिषेक अभियान के तहत सभी 50 जिलों, अब तो 52 जिले हो गए, ये पुराना है इसलिए 50 जिले हैं, लगभग 130 ऐसी नदियों और नालों को चिन्हित किया गया जो कभी अपने स्थान पर विशेष की जीवन रेखा होते थे, अब सूख गए हैं। मतलब जो भी नदी नाले ऐसे हैं जो सूख गए हैं, उनको वापस से जल स्तर बढ़ाने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए यह अभियान चलाया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी शुरुआत रतलाम के चामन नदी से की थी। अगला क्वेश्चन है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी?
तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा आपका। इनके बारे में जानिए। ब्रह्म सभा के संस्थापक में से एक थे कौन? आपके राजा राम मोहन राय। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधारक और आंदोलन के कर्ता भी थे। ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि भी दी थी। उनका प्रभाव राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में स्पष्ट था। इन्हें सती प्रथा और बाल विवाह की खत्म करने के प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। सती प्रथा और बाल विवाह, इसके लिए भी ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का नाम इसमें आता है। राजा राम मोहन राय को कई इतिहासकारों ने बंगाल पुनर्जागरण का जनक भी माना है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल मैंने बता दिया आपको। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? तो प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी होंगे वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आपका राइट होगा। इसके बारे में भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री वन वंदना योजना भारत सरकार द्वारा घोषित सेवानिवृत्त या पेंशन योजना है। योजना में सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और इसकी शुरुआत मई 2017 से की गई है। भारत के सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसके कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं के प्रमुख। ठीक है, राष्ट्रपति। अब हमारे सीडीएस का पद भी जारी किया गया, लेकिन उसके ऊपर भी राष्ट्रपति रहते हैं। इनके बारे में जान लीजिए, हमारे राष्ट्रपति के बारे में। ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, इन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के 26वें राज्यपाल के रूप में काम किया था और ये संसद के सदस्य के रूप में 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए नामित किया गया था एनडीए गठबंधन ने और 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता। नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCCS आयोजित करा है? तो ये आपके इन्होंने आयोजित किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और 23-24 नवंबर 2017 को साइबर स्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन एरो सिटी नई दिल्ली में किया गया। इस साइबर स्पेस और उससे संबंधित मामलों पर विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय साइबर फॉर ऑल, अ सिक्योर एंड इंक्लूसिव साइबर स्पेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल थी। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बुला चौधरी। कौन थी? बुला चौधरी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये इनकी फोटो लगी हुई है, यही है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय महिला। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में तिलियां कितनी होती है? तो इसमें 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। ठीक है, अशोक चक्र के बारे में देख लीजिए। यह भारतीय ध्वज के केंद्र में रहता है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती, 22 जुलाई 1947। ठीक है, जहां इसे एक श्वेत पृष्ठभूमि पर गहरे नीले रंग का रखा गया है। ठीक है, जो श्वेत बीच में पट्टी होती है उसमें गहरे नीले रंग का होता है। ये वीरता, साहसिक कार्य और युद्ध के मैदान से दूर आत्म बलिदान के लिए भी भारत का सर्वोच्च मयूर सैन्य सजावट को आश्रय चक्र भी कहा जाता है। इसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख ली हमने। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो ये आपके जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है रानी दुर्गावती किला। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। रानी दुर्गावती किला जबलपुर में स्थित है। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? ठीक है, तो सिखों के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। सभी गुरुओं के बारे में आप देख लीजिए। 10 गुरु होते सिखों के, जिनमें से पहले हैं गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, हरगोबिंद सिंह, गुरु हर राय जी, गुरु हरकिशन साहिब जी, गुरु तेग बहादुर सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह जी। ये 10 गुरु सिखों के 10 गुरु है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इतने ही क्वेश्चन आज थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।